तो साथियों, मैं एच रोशन आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे की बात करूंगा मैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे भारत का प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत भारत को 4 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु देख रहे थे और उसी में हम आगे चलते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। बिल्कुल मैप को आधार बना करके हमको स्टडी करना है और ऐसा पढ़ना है कि चीजें आपको देखते ही समझ में आ जाए। तो आज हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट पर्वत को। तो पूर्वी घाट पर्वत का लोकेशन, इसकी बनावट और जो भी महत्वपूर्ण फीचर है भौगोलिक रूप से, उसी को समझने का प्रयास करें। इसके पहले हम पश्चिमी घाट पर्वत आपको एक बेसिक उसका फीचर बता चुके हैं। तो चलिए पूर्वी घाट पर्वत को देखते हैं। और भारत के नक्शे पर जब देखेंगे तो मान लें कि ये भारत है हमारा। तो भारत का अगर रेखा चित्र खींचा जाए तो यही भारत का एक भौगोलिक बनावट। ये भारत एक पर्वत हमने पढ़ा यहां, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के पास, जिसको पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में देखा। अब हम लोग देख रहे हैं इसके जस्ट अपोजिट साइड। तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत का ये पश्चिमी पार्ट है और ये पूर्वी पार्ट। तो पूर्वी पार्ट में जो पूर्वी तट है उसके सहारे जब आते हैं तो किनारे पर इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, जो ये भी पश्चिमी घाट पर्वत की तरह ही उत्तर से दक्षिण फैला हुआ एक पर्वत, मतलब लगभग पूरे दक्षिण भारत में, जहां से दक्षिण भारत शुरू होता है उसके नीचे इसका विस्तार पूरे तमिलनाडु तक जाता है। तो ये हम पश्चिमी घाट पर्वत जैसे इधर पढ़े थे उसके जस्ट अपोजिट है पूर्वी घाट पर्वत। तो ये जो है हमारा भारत के प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट। और पूर्वी तट के नजदीक थोड़ा सा अंदर में एक पर्वत है, ये जो यहां पर दिखाया गया चित्र में, और इसी का नाम है पूर्वी घाट पर्वत। तो एक पश्चिमी घाट पर्वत देख लिए हैं और ये है पूर्वी घाट पर्वत। और पूर्वी घाट पर्वत को जब ध्यान देंगे तो यहां पर ये लोकेशन यहां से शुरू होकर यहां है, जिसका 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक जो पॉइंट है ये पश्चिम बंगाल के पास है, ये ध्यान रखना। मतलब पूर्वी घाट पर्वत का उत्तरी छोर पश्चिम बंगाल से शुरू होता है और जब नीचे आते हैं दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो कई राज्यों को पार करते हुए ये पहुंचता है यहां, और तब ये सबसे नीचे वाला राज्य तमिलनाडु है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछेगा कि किसी पर्वत का पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर या दक्षिणी छोर। तो जब उत्तरी छोर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है और इधर तमिलनाडु को, और ये इस तरह से यहां फैला हुआ एक पर्वत। तो इसी को पहले तो लोकेशन ध्यान रखना कि लोकेशन देखते हैं तो ये प्रायद्वीपीय भारत नीचे वाला और ये बंगाल की खाड़ी है। ये ध्यान रखना है, जो लोकेशन है ये समुद्र है, ये वाटर का एरिया है, सागर है, और सागर में जो सागर है इसी को बे ऑफ बंगाल कहते हैं, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है। तो ये बंगाल की खाड़ी और ये हमारा दक्षिण भारत का पूर्वी भाग, और पूर्वी भाग के जस्ट थोड़ा सा अंदर ये पर्वत है, तो ऐसे यहां से आया है, इसी का नाम पूर्वी घाट पर्वत। अब यहां पर ध्यान देंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसी में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन जिसको दक्कन का पठार कहा जाता है। तो ये जो है ये वाला लोकेशन जो हम बनाए हैं चित्र में, ये दक्कन का पठार है। तो दक्कन का पठार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे इसको आगे के वीडियो में। तो दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन, बहुत सारी भौगोलिक विशेषता है, बहुत सारा सवाल दक्कन के पठार से भी पूछा जाता।
तो दक्कन के पठार ये पश्चिमी तट के पास है, लेकिन इसका फैलाव बहुत अंदर तक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नीचे कर्नाटक तक भी आता, कुछ गुजरात का भी पार्ट कवर करता। लेकिन इधर आए तो ये इसके पूरब में, तो ये ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट पर्वत जो है ये दक्कन के पठार के मुख्य रूप से पूरब में स्थित एक पर्वत श्रृंखला जो यहां से शुरू होकर यहां तक है। अब इसको ध्यान रखना है, जब इसके विशेषता को मैप पर आप देख लेते हैं तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको ध्यान रखना कि कैसे कैसे है ये। तो कैसे कैसे है, तो पहले तो ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट पर्वत जो है ये उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है, ये ध्यान रखना। कहीं पूछ देगा कि पूर्वी घाट पर्वत की लंबाई पूरब से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण है, तो ये लंबाई जो देख रहे हैं ये उत्तर वाला छोर है, ये दक्षिण वाला छोर है, तो उत्तर से दक्षिण फैला हुआ। और उत्तर से दक्षिण जब मेजरमेंट करते तो लगभग ये 3000 किलोमीटर लंबाई में विस्तार लिए हुए, कंटिन्यूअस नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है पूरा, लेकिन लंबाई अगर मेजर करें तो लगभग 3000 किलोमीटर का लेंथ हो जाता। अब यहां ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण जब चलते हैं तो कुछ राज्य हैं जो इसके भौगोलिक क्षेत्र में इसका विस्तार है, तो राज्यों को ध्यान रखना कि कौन कौन राज्य इस पर्वत के विस्तार के रूप में देखा जाता है। तो राज्य को चलें उत्तर से दक्षिण, तो पहला जो राज्य मिलता है शुरुआत होता है पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल सबसे उत्तर में है। इसके नीचे आएंगे तो दूसरा राज्य मिलेगा उड़ीसा, तीसरा राज्य मिलेगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के नीचे आ जाएंगे तो सबसे लास्ट में मिलेगा तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखना। और इस प्रकार से ये इन सब राज्यों से होकर गुजरने वाली एक लंबी पर्वत श्रृंखला, तो राज्य को ध्यान रखना। और तट के पास है तो ये तट कोस्टल एरिया में इन सभी राज्यों से होकर गुजरता। शुरुआत पश्चिम बंगाल से होता, उत्तरी छोर जो है पश्चिम बंगाल में है, और तमिलनाडु सबसे दक्षिणी छोर पर जो कन्याकुमारी का पार्ट है यहां पर, यहां तक आता। तो ये ध्यान रखना। अब इसका थोड़ा सा विस्तार जब राज्यों में देखते हैं तो ध्यान रखना है कि इसकी चौड़ाई एक समान नहीं है, चौड़ाई अलग अलग रूप में दिखती है, और चौड़ाई जो है उत्तर में ज्यादा है और दक्षिण में कमता चला गया है। मतलब इधर ज्यादा चौड़ाई में है और जैसे जैसे नीचे पर्वत आया है इसकी चौड़ाई कमती चली गई। तो ध्यान रखना कि चौड़ाई जब इसके उत्तरी भाग में जाते हैं तो उत्तरी भाग में इस पर्वत का जो चौड़ाई है वो लगभग 200 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। जबकि जब दक्षिण में आते हैं तमिलनाडु तो दक्षिणी भाग आते आते इसकी चौड़ाई घटती चली जाती है और वो चौड़ाई 100 किलोमीटर के आसपास बच जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको ध्यान देना। अब यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत हमने पढ़ा इसके पहले, अभी पूर्वी घाट पर्वत पढ़ रहे हैं, और दोनों घाट के नजदीक है। ये पश्चिमी घाट के नजदीक, ये पूर्वी घाट के नजदीक, इसलिए नाम जुड़ा हुआ डायरेक्शन के आधार पर। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो लोकेशन है इसको देखें, इससे तुलनात्मक अध्ययन करें। तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यहां क्या है कि ये पर्वत जो पश्चिमी घाट है यहां से शुरू हुआ है तो कहीं पर ब्रेक डाउन है, कहीं टूटा हुआ नहीं है, पूरा यहां से यहां तक एक समान श्रृंखलाबद्ध है। लेकिन यहां देखें तो यहां पर देख रहे हैं कि ये पर्वत यहां से शुरू हुआ, बीच में टूटा हुआ है, फिर पर्वत है, फिर टूटा हुआ है, फिर पर्वत है, फिर टूटा हुआ। मतलब ये जो पर्वत है पूर्वी घाट पर्वत, ये चेन के रूप में नहीं है, ये खंडित रूप में। तो ध्यान रखना है कि यह पर्वत जो है पूर्वी घाट पर्वत ये श्रृंखलाबद्ध नहीं है। ये पहला तो ध्यान रखना, ये चेन के रूप में नहीं है, मतलब ये बीच बीच में खंडित है। खंडित मतलब होता है टूटा हुआ, और बीच बीच में गैप है, और इसलिए इसको पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में थोड़ा सा अलग देखा जाता। ये पर्वत ब्रेक डाउन है, बीच बीच में गैप है, पूरी तरह से कंटिन्यूअस नहीं है। और ये ध्यान रखना है कि जो पूर्वी घाट पर्वत है ये पश्चिमी घाट पर्वत से पुराना पर्वत, मतलब ये बाद में बना है, ये पहले बना। चूंकि हम पढ़े हैं कि ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, या ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है ये वाला पूरा लैंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड आपको पता होना चाहिए
कि गोंडवाना लैंड पृथ्वी की सबसे पुरानी संरचना, मतलब सबसे पहले जब पृथ्वी बन रही थी तो गोंडवाना लैंड ही बना था। और इस रूप में ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है नीचे वाला, ये पृथ्वी का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, ये सबसे पुराना बनावट है। इसके बाद उत्तर भारत बना, दक्षिण भारत पहले बना, उत्तर भारत बाद में बना, जो हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत पूछे तो ये ध्यान रखना कि ये पृथ्वी का पुराना है, और उसमें इन दोनों में पूछे तो ये ज्यादा पुराना है। अब यहां पर हमने कहा कि श्रृंखलाबद्ध नहीं, ये खंडित है, और खंडित होने का थोड़ा सा कारण पर ध्यान देना कि खंडित क्यों है। ये टूटा हुआ नहीं है, ये पूरा ऊपर से नीचे जुड़ा हुआ है, ये टूटा हुआ है बीच बीच में। क्यों टूटा? तो टूटने का एक कारण है, और वो कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। और कारण क्या है कि इस पर्वत में अपर्दन क्रिया का बहुत प्रभाव है। इरोजन कहते हैं इसको। जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तो आपको अपर्दन क्रिया समझाया जाएगा कि अपर्दन क्रिया होता क्या। तो सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन पढ़ते हैं। और अपर्दन होता है किसी भी कारक द्वारा चट्टानों के टूट फूट कर बह जाने की क्रिया, मिट्टी के बह जाने की क्रिया। नदी आती है, मिट्टी को बहा कर ले जाती है, तो जो मिट्टी कट जाती है वही अपर्दन क्रिया। तो अपर्दन क्रिया इस पूर्वी घाट पर्वत में बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट पर्वत अपर्दन क्रिया से प्रभावित है, इफेक्टेड है इससे, और इसी कारण से यह पर्वत बीच बीच में खंडित हो गया, टूट गया, बह गया। बीच का भाग टूट करके चला गया बंगाल की खाड़ी। तो टूटा क्यों? तो टूटने का कारण है कि इन जगहों पर जो पूर्वी घाट पर्वत है, इन एरिया में कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, और ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट, और ये नदियों के बहाव के कारण ये नदियां अपने पानी के साथ, अपने जलधारा के साथ इस पर्वत की चीजों को बहाकर बंगाल की खाड़ी में ले गई है। और नदियों में कुछ नदियों को याद रखना, जैसे हम लोग पढ़ेंगे नदी में, तो एक नदी मिलेगी महानदी, सुनते होंगे, उड़ीसा के क्षेत्र में है। महानदी के बाद मिलेगी गोदावरी, जिसको दक्षिण की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। मतलब जैसे भारत में गंगा है, वैसे ही दक्षिण भारत में इसका लोकेशन है, बूढ़ी वृद्ध गंगा के रूप में देखते हैं। गोदावरी के बाद एक नदी है कृष्णा, और कृष्णा के बाद एक नदी है जिसको कावेरी कहते हैं। तो कावेरी जल विवाद 4 राज्यों के बीच आज भी एक बड़ा इशू है। सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हैं इस नदी के लेकर के, और बार बार एग्जाम में, बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कावेरी जल विवाद के बारे में। बीच में वाजपेयी जी के समय में इसको सुलझाने का एक सफल प्रयास किया गया, लेकिन आज फिर ये नदी विवाद के एक बड़े विषय के रूप में देखा जाता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं दक्षिण में, और ये नदियां जो चलती है तो रास्ता जो पड़ता है वो इस पूर्वी घाट पर्वत को क्रॉस करके आती है। मतलब महानदी अगर इधर से चल रही है तो महानदी ऐसे आती है और ऐसे बह करके ये यहां मिलती है। गोदावरी ऐसे आई और ऐसे बह करके यहां आ गई, यहां आई कृष्णा और ऐसे काट करके इस पर्वत को इधर आ गई, और आ जाए नीचे तो यहां कावेरी ऐसे, और कावेरी ऐसे काट करके बंगाल की खाड़ी सब समुद्र में गिर रही है। तो समुद्र में वाटर करंट जाकर मिलता है मुहाने पर, तो पर्वत को क्रॉस करके नदियां आ रही है। तो बीच बीच में जो भी नदियों का पार्ट पड़ता है वहां अपर्दन क्रिया से ये पर्वत को अपर्दन क्रिया से तोड़ने का काम हुआ, जिसके कारण ये पर्वत खंडित पर्वत के रूप में दिखाई देता। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत महत्वपूर्ण नदियों का यहाँ बहाव क्षेत्र है, और वो नदियां इसको पार करके इधर आती है, और इसके चलते बीच में पर्वत टूटा हुआ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है, जिसके बारे में हम लोग सब नदियों को अलग अलग देखना। ये सब नदियां हैं जो अलग अलग जगहों से निकलती, लेकिन सब बंगाल की खाड़ी में ही आकर के अपने मुहाने पर मिल जाती है। तो ये पूर्वी घाट पर्वत के लोकेशन की बात। अब आगे चलें तो पूर्वी घाट पर्वत में कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है जिसको आपको ध्यान रखना। जैसे पूर्वी घाट पर्वत का एक सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछता कि पूर्वी घाट पर्वत जो है ऊपर से नीचे तक, उसमें सबसे हाईएस्ट पीक कौन है। तो हाईएस्ट पीक बहुत बार पूछा गया, और इसमें कई तरह के आंसर है, लेकिन आपको आंसर महेंद्रगिरी ही करना, यह ध्यान रखना।
तो कभी पूछ दे, हमने हर पर्वत का ऊंचा चोटी बताया है, जो जो पर्वत आ रहा है सबके हम हाईएस्ट पीक की बात चर्चा कर चुके हैं। तो जब इस पर्वत की बात पूछा जाए कि पूर्वी घाट पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी है कहां, तो ये उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना। तो उड़ीसा का महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। तो ये ध्यान रखना है, जो कभी भी पूछ दे तो आप गलत ना करें, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। ऐसे अलग अलग कॉन्टेंट्स में, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे एक नाम दिया गया है कि इसकी सबसे ऊंची कोटी अरोया कोंडा है, आंध्र प्रदेश में। तो अरोया कोंडा विकिपीडिया वगैरह पर अरोया कोंडा ही देता, तो अरोया कोंडा को भी ध्यान रखना। अगर दे दे तो महेंद्रगिरी आंसर न रहे, तो आंसर ये रहेगा जिसका नाम है अरोया कोंडा। तो ये भी सबसे ऊंची चोटी के रूप में देखा जाता है, और ये आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। तो आपको अगर ऑप्शन में ये नहीं रहे तो आपको आंसर ये करना है महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी अगर आंसर क्वेश्चन में न रहे ऑप्शन में, और अरोया कोंडा दे दे, तो आपको यही ध्यान रखना, इसको भी सबसे ऊंची चोटी माना गया। लेकिन ज्यादातर जो ऑथेंटिक बुक है उसमें, जो एकमान पुस्तक है उसमें महेंद्रगिरी का ही ज्यादा नाम दिया गया। तो दोनों को ध्यान रखना है। और महेंद्रगिरी उड़ीसा के क्षेत्र में है, यहां पर पश्चिम बंगाल के नीचे आते हैं, तो उड़ीसा के जोन में यहां पर ये महेंद्रगिरी है। तो बहुत सारे पर्वत के बारे में लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां पर पूर्वी घाट पर्वत में कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है, पहाड़ियां, जो खास करके जीव जंतु पेड़ पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा चीज यहां से पूछा जाता है। कई महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, जैसे सिमलीपाल नाम सुने होंगे, उड़ीसा में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन। तिरुपति बालाजी का मंदिर का नाम सुने होंगे, जो दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर के रूप में देखा जाता है। लोग जाते हैं वहां पर घूमने, और जाकर के बड़े बड़े क्यू में लग करके, लाइन में लग करके, बड़े बड़े कलेक्शन के तौर पर बहुत ज्यादा चढ़ावा वहां चढ़ता। तो कभी भी ध्यान रखना है कि कभी कभी लोकेशन पूछा जाता, और इसको ध्यान देंगे तो पूर्वी घाट पर्वत में 3-4 पहाड़ियों का नाम है, और उसको आपको ध्यान रखना। एक पहाड़ी है जिसका नाम है, तो इन पहाड़ियों को हम पर्यटक स्थल के रूप में मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उससे जनरल अवेयरनेस में कई सवाल पूछ देता। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, 2 तमिलनाडु में और 2 आंध्र प्रदेश में। कई और भी हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान रखना। आजकल पहाड़ियों का नाम पूछ देता है लोकल वाइज, कई बार पूछा गया कि कौन सी पहाड़ी किसकी पार्ट है। तो जो भी पहाड़ी का नाम दे रहे हैं ये सब पूर्वी घाट पर्वत का हिस्सा, या यहां से यहां तक कहीं भी, सिमलीपाल वगैरह, या यहां आएंगे तो इधर जावेड़ी की पहाड़ी है, उसके बाद सेवराय की पहाड़ी है, पलकोंडा है, तो इस तरह से नल्ला मल्ला है, सभी श्रेणियां जो सब पर्यटक स्थल पूर्वी घाट पर्वत में। तो इसमें पहला जो एक नाम लिख रहे हैं हम, एक नाम है जिसको शिवराय की पहाड़ी कहते हैं। तो शिवराय की पहाड़ी, ये ध्यान रखना। दूसरा है जावेड़ी की पहाड़ी, ये ध्यान रखना है। तीसरा है जिसका नाम है पलकोंडा पर्वतमाला। अब इसी में एक चौथा है जिसका नाम है नल्ला मल्ला। तो ये नाम पूछ देता, आजकल बीपीएससी में पूछा है, तो नाम याद रखना है कि कौन सा लोकेशन किससे जुड़ा हुआ, और ये चारों महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछेगा। और ये चारों जो है ये पूर्वी घाट पर्वत में ऊपर से नीचे तक कहीं कहीं, शिवराय की पहाड़ी और जावेरी पहाड़ी, ये दोनों तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना। तो नीचे वाले दक्षिण भाग में तमिलनाडु में ये भी है, और तमिलनाडु में ये भी है, और ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश, ये भी आंध्र प्रदेश। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन हम दे रहे हैं, वो पर्वत श्रृंखला तो नहीं है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसको सिमलीपाल कहा जाता है।
क्योंकि सिमलीपाल एक जैविक अभयारण्य है और सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में, इसका भी लोकेशन पूर्वी घाट पर्वत से ही जुड़ा हुआ। तो ये पर्वत श्रेणियों का नाम याद रखना है, ये सब इसी पूर्वी घाट पर्वत का एक महत्वपूर्ण लोकेशन अलग अलग राज्यों में। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमने अभी नाम लिया तिरुपति बालाजी का मंदिर का। और तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो पलकोंडा पर्वतमाला के अंतर्गत है। एक पलकोंडा पर्वतमाला जो है, इसी में एक पहाड़ी है जिसको तिरुपति माला पहाड़ी कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो तिरुपति माला पहाड़ी, और ये पहाड़ी जो है आंध्रा में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये है तो ये भी आंध्रा में ही होगा। तो ये आंध्र प्रदेश में है और यही वो लोकेशन है जिस पर विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तिरुपति बालाजी जो भारत ही नहीं वर्ल्ड में एक रिचेस्ट टेम्पल के रूप में, मतलब सबसे धनी मंदिर के रूप में जाना जाता है। 800 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए यहां पर लोग चढ़ावा चढ़ता है और बजट पेश होता है इसका हर साल का। क्यू में लगने के लिए अलग अलग टिकट बने हुए हैं, जिस तरह के क्यू में जाएंगे उस तरह का आपको पैसे पे करने होंगे, और इसलिए इसको एक धनी या रिचेस्ट, सबसे पैसे वाला समृद्ध मंदिर के तौर पर देखा जाता। तो दक्षिण का एक महत्वपूर्ण मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो इसी तिरुपति माला पहाड़ी पर है। और ये तिरुपति माला पहाड़ी जो है ये पलकोंडा पर्वतमाला में, ध्यान रखना। और पलकोंडा पर्वतमाला इस पूर्वी घाट पर्वत का एक इंपॉर्टेंट लोकेशन। सिमलीपाल उड़ीसा में है, यहां पर एक अभयारण्य है, ये ध्यान रखना। उड़ीसा में बहुत सारे अभयारण्य, लगभग 17 जिलों में 14 अभयारण्य, और उसमें सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जाते हैं इसको घूमने, एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस के रूप में देखा जाता। ये सारा लोकेशन इसी पूर्वी घाट पर्वत से संबंधित। तो इतना पहले तो ध्यान रखें। अब इसके बाद जब दोनों पर्वत श्रृंखला को आपने देख लिया, एक पश्चिमी घाट पर्वत को देख लिया, एक पूर्वी घाट पर्वत को देख लिया, अब इन दोनों को देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है जिसको पहाड़ी के रूप में देखा जाता। और पहाड़ी क्या है? तो इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा तथ्य तो नहीं है यहां पर, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको ध्यान रखना हो। तो नीलगिरी पहाड़ी कहां है, क्या इसका विस्तार है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि बार बार सवाल नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी पर्वत से पूछा जाए। तो यहां पर लोकेशन देखें तो ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट पर्वत, और इन दोनों के बीच में ऐसे एक हम अलग मार्कर से ब्लू से दिखा रहे हैं इसको। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, इसी का नाम है नीलगिरी पर्वत। तो ये है नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत का लोकेशन देख रहे हैं तो देखने से पता चल रहा है कि ये पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत को जोड़ने का काम कर रहा। तो कभी कभी पूछ देगा कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत को जोड़ने वाले पर्वत का नाम है क्या, तो नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जो पहला तो ध्यान रखना, ये पश्चिमी घाट पर्वत का ही पार्ट है। तो कभी पूछ देगा कि ये हिस्सा है किसका, तो पश्चिमी घाट पर्वत का ही हिस्सा माना जाता है इसको, मतलब ये अलग नहीं है, इसी का पार्ट है। जो पश्चिमी घाट पर्वत ये जो है, इसी का विस्तार इस तरफ मुड़ करके पूरब की तरफ हो गया है, जो नीलगिरी पर्वत के रूप में दिखाई दे रहा। अब यहां ध्यान रखना है कि एक पर्वत है ये जो काम क्या कर रहा है, तो काम कर रहा है एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग बॉडी का। ये पूर्वी घाट पर्वत को पश्चिमी घाट पर्वत से जोड़ देता। तो पश्चिमी घाट पर्वत से जोड़ता है। तो ये ध्यान रखना, पहला तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाए। अब यहां ध्यान दें कि इसका दो और नाम है। एक नाम है जिसको कभी कभी ब्लू माउंटेन कह देता। तो कभी कभी पूछ देगा कि ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है किसको, तो नीलगिरी पर्वत को। नील मतलब नीला होता है, तो लोकेशन उसके दृश्य की वजह से जो दिखता है उसकी वजह से इसको नीलगिरी पर्वत या ब्लू माउंटेन कहा जाता है।
इसके अलावा इसका एक और नाम है, कभी कभी इसको ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी में, और वो भी खासकर पीटी के एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में पीटी बैठेंगे तो जो भी नाम एक्स्ट्रा आएगा वो आपको ध्यान रखना हो। तो नीलगिरी पर्वत का दो और नाम, ब्लू माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन। और एक पर्वत जो है एक इंपॉर्टेंट पर्वत का प्रकार है, और वो प्रकार जिसको भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। तो भ्रंशोत पर्वत कहे या इसी का दूसरा नाम खंडित पर्वत भी है। ये ध्यान रखना है कि इसी को खंडित पर्वत भी कहा जाता। तो कभी कोई पूछ देगा कि नीलगिरी पर्वत किस पर्वत का या किस तरह का पर्वत है, तो भ्रंशोत पर्वत, और एक नाम खंडित पर्वत भी, और दो और नाम। अब यहां ध्यान रखना है कि नीलगिरी पर्वत एक ऐसा पर्वत है भारत का जहां जैविक विविधता बहुत पाया जाता है। हमने कहा पूरा पश्चिमी घाट पर्वत ही इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है, जिसके बारे में पहले मैं बता चुका हूं। और उस रूप में नीलगिरी पर्वत भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और इसलिए भारत सरकार ने इसको भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में चुना है। तो ये एक कंजर्व्ड एरिया, सरकार द्वारा प्रोटेक्शन है इस पर्वत को। प्रोटेक्शन क्यों है? क्योंकि जैव आरक्षित क्षेत्र है और यहां के जीव जंतु को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी। 20-21 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं भारत में, उसमें पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ देगा कभी भी कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन था, तो आपको इसी पहाड़ी का नाम याद रखना। तो पहला तो ध्यान रखना। अब आगे चलें तो इस पहाड़ी का भी एक ऊंची चोटी है, और इसकी जब सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है एग्जाम, और इस सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। तो ये ध्यान रखना है डोडा बेटा को। तो डोडा बेटा पूछेगा बार बार एग्जाम में कि डोडा बेटा एक ऊंची चोटी है किस पर्वत का, तो इसका नाम है नीलगिरी पहाड़। तो हर पहाड़ी का कोई ना कोई हाईएस्ट पीक है। जैसे इसका हमने कहा महेंद्रगिरी या अरोया कोंडा, पश्चिमी घाट पर्वत का हमने पढ़ा था अनायमुड़ी, उसी तरह से नीलगिरी पर्वत का ये सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर इस पर्वत से एक और इंपॉर्टेंट तथ्य जुड़ा हुआ जो बार बार एग्जाम में पूछता, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जीएस में आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे आपको मिलेगा यही सब क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम और हर एग्जाम में पूछता। अब यहां पर ध्यान रखना है कि नीलगिरी पर्वत पर हमने कहा था एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है ऊटी। तो कभी कभी पूछेगा कि ऊटी शहर बसा हुआ है कहां, तो नीलगिरी पर्वत। और ऊटी शहर ध्यान रखना है, ऊटी शहर ही लिख देते हैं, इस पर्वत पर ही है, नीलगिरी पहाड़ी पर। और ऊटी शहर पूरे दक्षिण भारत का सबसे सुंदर शहर है। यह सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस माना जाता है इसको, और इसलिए साउथ के लोग या नॉर्थ के लोग भी या बंगाल के लोग भी इस शहर पर जाकर बसना चाहते हैं। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े उद्योगपति, सबका फार्म हाउस, सबके घर, सबके यहाँ पर बंगला बना हुआ। कई हीरो हीरोइंस, क्रिकेटर्स ऊटी में ही अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, इसलिए ऊटी बहुत चर्चा में रहता है। ऊटी का एक और नाम है, उसको ध्यान रखना, जिसको ऊटक मंड भी कहा जाता है। तो ऊटक मंड दे दे तो कंफ्यूज नहीं करना है, ऊटी ही है, तो ये ध्यान रखना। तो ऊटी दक्षिण भारत का सबसे सुंदर शहर है, ये ध्यान रखना है। ऊटक मंड इसको नाम जानते हैं। अब यहां ध्यान रखना नीलगिरी पर्वत पर एक महत्वपूर्ण जनजाति का निवास है, और जनजाति एग्जाम का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। हर एग्जाम में जनजाति से एक सवाल पूछता, इसलिए जहां भी जनजाति मिल जाए उसको जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन उठा के देखेंगे आपको जनजाति से सवाल मिलेगा ही मिलेगा, और इसलिए यहां की जनजाति तो बहुत विशेष जनजाति। तो जनजाति यहां है नीलगिरी पहाड़ी पर, और उसका नाम है टोडा जनजाति।
तो टोडा जनजाति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है, आदिवासी जो हम लोग कहते हैं, उसमें ये एक विशेष प्रकार की प्रजाति। बहुत सारे ट्राइब्स के हम लोग को पढ़ना है, मानव प्रजाति में ह्यूमन रेस जब पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत तरह की प्रजाति की बात आए, जिसमें संथाल, मुंडा, आर्य, नार्डिक, प्रोस्टोस्टोलाइट, मंगोलाइट, बहुत तरह की प्रजाति। उसमें एक प्रजाति टोडा जनजाति, और टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर है। और ये पहाड़ी पर रहने वाली टोडा जनजाति जो है एक इंपॉर्टेंट प्रथा से जुड़ा हुआ, और इसलिए प्रथा के कारण ही ये विशेष है। और इनका प्रथा क्या है कि इनमें बहुपति का रिवाज है। तो बहुपति समझते ही होंगे, तो बहुपति प्रथा पाई जाती है इस जनजाति। तो बहुपति और बहुपत्नी दो तरह का सिस्टम होता है। और जब राम जी की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पुरुष और एक ही मर्द, एक ही औरत। तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कि उनके साथ बंधा हुआ कि एक ही पत्नी के साथ उनको जीवन भर अपना जीवन बिताया, और जो भी सोचा उन्हीं के बारे में सोचा। सीता की बात करें तो राम के बारे में, राम की बात करें तो सीता का, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन जब कोई एक मर्द कई पत्नियों के साथ रहे, जैसे उनके पिता की बात करें तो दशरथ जी की 3 पत्नियां, तो 3 पत्नियां थी, तो उनको कहा जाता है पॉलीगाइनी, बहुपत्नी प्रथा। लेकिन जब महाभारत आते हैं तो महाभारत में द्रौपदी एक महिला 5 पति, पांचों पांडव की एक ही पत्नी। तो द्रौपदी बहुपति प्रथा की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मतलब एक महिला अगर एक से अधिक पुरुष से शादी करे तो ये बहुपति प्रथा कहलाता। और ये बहुपति प्रथा आज भी टोडा जनजाति में पाई जाती है। मतलब घर का एक मेंबर, एक मेल, एक महिला से उसके कई भाई शादी करते हैं और इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसलिए ये टोडा जनजाति बार बार पूछा जाए, और ये इस पर्वत पर रहने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में देखी जाती। तो ये ध्यान रखना है, ये नीलगिरी पहाड़ी को, जो आपको हमने इंपॉर्टेंटली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताया। तो ये आज के वीडियो की बात, जो 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन था, पूर्वी घाट पर्वत और नीलगिरी पर्वत, ये हमने आपको डिस्कस किया। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार देख रहे हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।